पानीपत जो जूझ रहा है इस टाइम, वो यातायात की समस्या से जूझ रहा है। पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। पूरे ज़िले के अंदर अगर किसी को भी काम है तो जिला हेडक्वार्टर तो आएगा। तो जितना भी ट्रैफिक का लोड है चारों विधानसभा का, अल्टीमेटली वो ऑफिशियल लोड जो है वर्क करने का, वो पानीपत पे आके पड़ता है, जीटी रोड पे आके पड़ता है, सनौली रोड पे आके पड़ता है, बरसत रोड पे पड़ता है। तो इसकी समस्या का निदान करने के लिए हम दिन रात चिंता कर रहे हैं कि हम आने वाले 5-10 साल में इस समस्या को कैसे सुलझाएं कि आगे भी समस्या कम रहे। तो जीटी रोड के चौड़ीकरण आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा रोड जहाँ तक बनी, आपने देखा होगा कई कई जगह तो 1.5 गुना 2 गुना सड़क होने जा रही है। लेकिन ये सब करते हुए जो पहली डीपीआर बनी वो पीवीआर सिनेमा से लेके मलिक पेट्रोल पंप जीटी रोड तक है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है कि फ्लाईओवर तो तकरीबन 8 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का ही है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। तो मैंने ये क्वेश्चन रेज किया हाईवे से कि आपने अगर ये डीपीआर बनानी तो पूरी बनानी चाहिए। मैंने उनसे आग्रह किया डीसी साहब के माध्यम से, और डीसी साहब का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। आज भी जो काम चल रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा, डीसी साहब का इसमें बहुत बड़ा प्रयास है जो अप्रूव करवा के लाए। अब हमें तो ये पूरी लेंथ में सड़क चौड़ी चाहिए, जहाँ से सेवा से सड़क शुरू होती है और ये टोल तक। तो मैंने डीसी साहब के माध्यम से नेशनल हाईवे से जब बात की, अथॉरिटी के साथ बैठे, तो वो नई एक डीपीआर और एडिशनल बना रहे हैं मलिक पेट्रोल पंप से लेके जो एंड है इसका पूरी लेंथ का, वो डीपीआर बन रही है। चलिए, जब ये काम हो जाएगा ये समस्या हल हो जाएगी किसी हद तक। लेकिन हमें प्रॉब्लम आती है आखिर में लाल बत्ती चौक पे कि वहाँ क्या किया जाए। वो एक बॉटल नेक बन जाता है, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी बाईं तरफ, तो उसका बॉटल नेक का कैसे हल करेंगे। तो उसके हल के लिए मैं कुछ विशेष तौर पे अपने साथी आर्किटेक्ट हैं, मैंने उनको इनवाइट किया पानीपत में, हमने उनके साथ विजिट किया। मैंने नेशनल हाईवे के हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनको इनवाइट किया, डीसी साहब से मैंने डिस्कस किया पूरा, और उनके निर्देश पे हमने इसका सुपरवाइज़ किया। और मैंने अपना पर्सनली तौर पे एक इसकी डीपीआर बनाने की रिक्वेस्ट की थी। जो ये क्रॉसिंग है रेड लाइट वाला, इसमें क्या हल किया जाए वो हमने हल निकाल के दिया है। मैं अभी आपको उसकी कैड हमने बनाई है, वो वीडियो भी आपको रिलीज़ करने जा रहा हूँ, ताकि आप चैनल पे अगर चलाना चाहें तो उसको चला सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ये होगा कि लाल बत्ती से लगभग 3-4 पिलर पहले अम्बाला की तरफ, जो रोड दिल्ली की तरफ जा रही है, करनाल से दिल्ली की तरफ जो रोड जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड कह लें आप, जो दिल्ली जाते हुए, यहाँ पे रेड लाइट से 3-4 पिलर पहले एक कट भी अगर आपने देखा जहाँ से मुड़ते हैं भी, यहाँ से हम इस पुल के अंदर नीचे एंटर करेंगे। इस एरिया से पार्किंग हटाई जाएगी या पार्किंग नहीं होगी, और वो सड़क अंदर लगभग 18 फुट चौड़ी हम सड़क बनाने जा रहे हैं। उस सड़क को जो एग्जिट होगा वो लगभग जो रेड क्रॉस की बिल्डिंग है, मल्होत्रा चिकन कॉर्नर उसके बराबर में है, रेड क्रॉस की बिल्डिंग के ऊपर, उसको वहाँ से बाहर निकालेंगे। तो लगभग आप ये समझिए कि रेड लाइट के ऊपर, रेड लाइट चौक के ऊपर आपको 18 फीट का एक और रोड एडिशनल मिलने जा रहा है, जिससे ट्रैफिक बहुत स्मूथ चलेगा। ये हमारी इसकी योजना है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से पानीपत में गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, मुझे बताया गया था कि लगभग आरटीआई ने बताया था कि एक 4000 गाड़ियाँ हर महीने, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे 3 व्हीलर है, चाहे कमर्शियल है, ट्रक है, टेम्पू हैं, ये इसकी रजिस्ट्रेशन होती है पानीपत में। ये बहुत बड़ी संख्या है। साल में 50,000 गाड़ी अंदर आ रही है शहर में। तो इसको चलाने के लिए हमें जगह तो निकालनी पड़ेगी, और जगह लिमिटेड है, क्योंकि फ्लाईओवर जो पहले बनाया गया इसकी प्लानिंग थोड़ी सी आपके सामने है, ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो बाईपास बना दिया जाए, तो उससे साधन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं हमारे को ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। मैंने कई बार प्रयास किया कि हम पैदल यात्रियों के लिए इस फ्लाईओवर के नीचे 3-4 जगह पे, जैसे गोहाना रोड पे, जैसे रेलवे रोड पे, लाल बत्ती चौक पे, सेक्रेटरिएट के सामने या बस स्टैंड के सामने, हम दिल्ली में जैसे बनते हैं अंडरपास निकाल दें। लेकिन वो योजना इसलिए सफल नहीं हो पाई कि जो रैपिड मेट्रो है, तो रैपिड ट्रेन आ रही है पानीपत में, वो पानीपत विधानसभा के अंदर शहर में एंटर करते हुए अंडरग्राउंड है।
तो अभी उससे अंडर पासिस पे काम नहीं किया जा सकता। तो उसका अभी हल यही है कि जो मैंने आपको बताया, मैं आपको वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ ताकि लोग उस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि मैंने इसका क्या सलूशन सरकार की मदद से निकाला है। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं हर बात से चर्चा करता हूँ, उनको अपनी प्रपोजल देता हूँ और अधिकारी उसको वेरीफाई करते हैं, फिजिबिलिटी देखते हैं और फिर डीसी साहब का जो सहयोग है, खास करके रैया जी का, इस काम को बड़े अच्छी तरीके से करने जा रहे हैं। सलमान सिंह वाला है, पिछली बार जब ये ड्रेन नंबर 21 का टेंडर हुआ था 58 लाख रुपये में, कितने का हुआ था? 58 लाख रुपये का। आपने इसको 15 से 20 लाख रुपये में करवाया था। अब वो टेंडर जो है 1 करोड़ 44 लाख रुपये में हो रहा है। अच्छा हैं? अब 190 नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। और मैं प्रिंसिपली अब अपने प्रोजेक्ट जो है, मेरी शहरी विधानसभा के प्रोजेक्ट हम उन पे काम कर रहा हूँ। मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है, पर आपने डाला है तो निश्चित तौर पे उनसे बात करूँगा। हो सकता है उसकी या तो कोई लेंथ इंक्रीज हुई हो, या जो सिल्टिंग इसकी क्लियर करनी है उसका कोई प्रावधान बढ़ाया जाए। कई बार कंट्रैक्टर क्या करते हैं, सुपरफिशली ऊपर जो पॉलीथीन फैल रहा है, मलबा हल्का फैल रहा है, उसको उठा के वो कह देते हैं साफ़ हो गया। पर मेरी जानकारी में है नहीं कि 1 करोड़ 90 लाख 1 करोड़ 90 लाख का टेंडर मेरी जानकारी में नहीं है। ये भी हो सकता है कुछ एरिया बढ़ाया जाए या बढ़ाया गया हो, तो इसकी जानकारी में लेके तभी मैं आपको बता पाऊँगा। सवाल एक और भी है कि अगर निगम से जब ये ड्रेन अपने वाली साफ नहीं होगी तो जो नोरा की जो इसमें ऐड की गई है वो कैसे? नोरा की कौन सी है? इरिगेशन डिपार्टमेंट वार्ड 21 में आती है, जो वार्ड 21 में दैया का वार्ड है उससे निकलेगा। सुल्तानपुर की तरफ से होते हुए नोरा गाँव के। नहीं, देखिए, अगर निगम ने इस क्षेत्र में है, निगम क्षेत्र, अगर वो ड्रेन नोरा जो आप बता रहे हैं, मेरे को जानकारी नहीं है इसकी, अगर वो निगम क्षेत्र में है तो वहाँ के पार्षदों की जायज़ डिमांड है ये कि उसको भी साफ़ किया जाए। अब एक्चुअली ड्रेन नंबर 1 जो है वो निगम को हैंड ओवर हो चुकी है। अब ये समझिए, अब पहले ये होती थी इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास, अब ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दिया है। तो वो किसी भी वार्ड से निकल रही हो, हमारा मकसद ये नहीं है शहरी विधानसभा या ग्रामीण, हमारा कलेक्टिवली निगम क्षेत्र के अंदर कहीं भी ड्रेन नंबर 1 है तो साफ़ करनी भी चाहिए निगम को। अगर ऐड किया गया तो वो तो गलत नहीं है, पर वैल्यू के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। मेरी वैल्यूएशन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सर, आपकी तरफ से तमाम प्रयास किए जाते हैं शहर को जाम मुक्त करने के लिए, ओरिबन भी लगाया गया, लेकिन अक्सर जो जाम का कारण है ई रिक्शा और ऑटो ही आपको देखने को मिलते हैं, रोड पर भी जगह मिलता है। देखिए, इसके आप ठीक कह रहे हैं, इसका हम बैठ के, मैं, मेयर साहिबा कोमल जी, मंत्री हमारे महिबा ढांडा जी, कॉरपोरेशन के हमारे पंकज जी कमिश्नर साहब, और साथ में डीसी साहब और एसपी साहब, हम बैठ के एक मीटिंग ज़रूर करेंगे कि हम किस आने वाले दिनों 1 हफ्ते के अंदर ज़रूर करेंगे, डिपेंडिंग कि उसमें मंत्रियों की अवेलेबिलिटी कैसी है, क्योंकि मैं तो अवेलेबल हूँ। तो इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, लोगों का रोज़गार भी देखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ शहर की चिंता तो करनी पड़ेगी। इसके कोई ना कोई साधन निकाले जा सकते हैं, डेफिनेटली निकाले जा सकते हैं कि लोगों को रोज़गार भी ख़राब ना हो और शहर की समस्या भी हल हो। ये ट्रैफिक का एक बात समझिए, ये सिर्फ शहर का नहीं है, हर आदमी का हक है। वो किसी भी क्षेत्र से आके काम के सिलसिले में शहर में आएगा तो ट्रैफिक तो आएगा भैया, तो इसकी चिंता करेंगे डेफिनेटली। आपने जो बात की, आपने ये प्रोजेक्ट बताया, इसमें इस प्रोजेक्ट में संविधान चौक बीच में आता है, तो संविधान चौक देखिए इसकी चर्चा करेंगे, संविधान चौक के बारे में भी चर्चा करेंगे और जो कलेक्टिव निर्णय होगा उसको करेंगे। हमारे शहर के लिए जितना संविधान चौक इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ट्रैफिक की मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। आने वाले समय में ट्रैफिक और भी वर्स्ट होने जा रहा है, सबकी सलाह से जो भी निर्णय होगा लिया जाएगा। अपना भी 1 लेन का प्रोजेक्ट किया है कि जो पानीपत से दिल्ली जाते हैं और जो दिल्ली से पानीपत आते देखिए, हैं, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, उधर ज़्यादा समस्या है, उधर हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। इधर तो फिर भी अगर आप देखेंगे दिल्ली जाते हुए जो सड़क है, ये कई जगह काफ़ी पीछे है। अभी भी ये सड़क आप देख रहे हैं जो बन रही है, स्काइलर साहब से बननी शुरू हुई है और ये रेड लाइट तक तकरीबन काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। और आगे भी रेड क्रॉस के बाद अगर आप देखेंगे तो सड़क आपको बहुत चौड़ी मिलेगी है। लेकिन जो करनाल जाने वाली साइड है, दिल्ली से करनाल जाने वाली जो साइड है, उसमें देखिए व्यापार बैठा हुआ है, वह दुकानें हैं, शोरूम है, वहाँ जगह की गुंजाइश नहीं है। देखिए, ये डिस्कशन 9 फीट में नहीं चल पाता, ट्रैफिक 9 फीट में नहीं चल पाता है। लेकिन हम आर्किटेक्ट से सलाह लगातार कर रहे हैं, उधर का भी कुछ हल, बिना बिल्डिंगों को किसी को नुकसान पहुँचाए हुए, हम उसका भी कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे
एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये फ्लाईओवर पुरानी टेक्निक के ऊपर बना हुआ है। अगर आप देखें ये पुल एक नहीं है, दो है, दोनों पुल के इंडिविजुअल पुल नीचे वो बीम है, तो आप किसी को भी टच नहीं कर सकते। और मुझे बताया गया है पुरानी टेक्निक से बना है। आज तो दिल्ली में अगर आप देखें द्वारका एक्सप्रेस तो एक पिलर के ऊपर 6 लेन चल रही हैं, लेकिन उस टाइम ये टेक्निक नहीं थी। मुझे ये बताया गया ये जो पुल है इसके जो पिलर है इसके 3-3 मीटर दोनों साइड में आप कुछ नहीं कर सकते। यही एक वजह है कि हम ग्रिल को पीछे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक का लोड जो है वो फाउंडेशन पे नहीं ले सकते। तो ये प्रॉब्लम है, पुरानी टेक्निक से बना हुआ है। लेकिन फिर भी जो दिल्ली से करनाल वाली साइड है इसमें लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा कि आगे पे क्या ऐसा हल निकालें कि किसी का व्यापार ख़राब ना हो, किसी का शोरूम ख़राब ना हो, किसी की दुकानदारी ख़राब ना हो, फिर भी कोई हल निकालने की लगातार कोशिश करेंगे। PIL भी लगी थी इसमें। हाँ जी, PIL भी लगी थी इस मामले में, जो लाल बत्ती का जो बोटलनेक है, हाँ। इसके आसपास ये भी बताया था कि कब्जे हैं। अच्छा। तो क्या वो कब्जे आप भी मानते हैं? कब्जे नहीं, मेरी हैं? जानकारी में नहीं है, कोर्ट का मामला होगा, कोर्ट का माननीय कोर्ट ही इसका बता पाएगा। मेरी जान कोर्ट ने भी आदेश दिए थे, PIL लगी थी, भैया कब्जे हैं, हटाया जाए, इसकी पैमाइश नहीं, मुझे मालूम नहीं आज वो PIL जो है वो कोर्ट में किस लेवल पे है, कि हायर कोर्ट में आएगा, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। आप इसकी जानकारी निकाल सकते हैं कोर्ट से।